हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक नया चैप्टर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड IASB करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IASB, इट्स रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और डिस्क्राइब वेरियस एडवाइजरी बॉडीज assisting the IASB in developing various international accounting standards। तो पहले मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। यह एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है जिसे पहले IASC कहा जाता था और ये लंदन में बेस्ड है। IASB का मेन ऑब्जेक्टिव सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, उसे डेवलप और अप्रूव करना है, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जर्नल पर्पस में ट्रांसपेरेंट और कंपैरेबल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। IASB को पहले IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी कहा जाता था, जो कि 29 जून 1973 को एग्जिस्टेंस में आई, जब 16 अकाउंटिंग बॉडीज़ ने इसकी फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया। यह अकेली कमेटी ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS को एस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 अप्रैल 2001 से IASB ने ले ली। इसने पहले तो सभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया और उनमें से कई को अमेंड किया, यानी कि उनमें चेंजेस किए, बट बाद में IASB ने अपने स्टैंडर्ड्स इशू करने शुरू कर दिए, जिन्हें IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ IASB। IASB का मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करना है जिन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्व किया जाए और उनकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस प्रमोट हो सके। फंक्शंस ऑफ IASB। IASB यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन को सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है। IASB स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस की स्पेशल नीड्स पे इन डेप्थ रिसर्च करता है और जिसे इकोनॉमी का उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हार्मनी लाने का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। थर्ड पॉइंट, IASB कमेटी के पास ये पावर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए कह सकती है, जिससे उन स्टैंडर्ड्स का स्ट्रिक्टली एप्लीकेशन और यूज़ प्रमोट हो पाता है। फोर्थ पॉइंट, IASB IFRS के द्वारा परमिटेड या गिवन अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को रिड्यूस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन के साथ रिलेटेड मेथड्स, प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस में हार्मनी प्रमोट करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट, नेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग कमेटीज़ की हेल्प करना। टाइम टू टाइम मेंबर बॉडीज़ को डेवलपमेंट्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में इन्फॉर्म करना भी IASC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह बताना ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IASB। सेंट्रल अथॉरिटी ट्रस्टी नॉमिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और न्यू ट्रस्टीज़ की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल देती है। IASB के 16 मेंबर्स होते हैं, जो कि 3 to 5 ईयर्स के पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। 1 दिसंबर 2016 से IASB के 14 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। IASB के हर मेंबर के पास एक वोट होती है और एक्सपोजर ड्राफ्ट करने या फाइनल स्टैंडर्ड इशू करने के लिए 10 मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी IASB बोर्ड की इंटरप्रेटेटिव
बॉडी होती है जो बोर्ड के साथ काम करती है और IFRS की स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन में हेल्प करती है। यह स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देती है। कौन इंटरप्रिटेशन कमेटी। नेक्स्ट टॉपिक एडवाइजरी बॉडीज ऑफ IASB। फॉर्मल एडवाइजरी बॉडीज IASB के लिए एक चैनल प्रोवाइड करती हैं कि वो उसके वर्क के लिए इनपुट रिसीव कर सकें और यह ब्रॉड रेंज ऑफ बैकग्राउंड्स एंड जोग्राफिकल रीजन्स की इंटरेस्टेड पार्टीज को ट्रांसपेरेंट मैनर में कंसल्ट करती है। इन बॉडीज़ के साथ मीटिंग्स पब्लिक में की जाती है और उन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता है। फॉर्मल एडवाइजरी बॉडीज़ के साथ ही IASB उसकी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए एड होक बेसिस पे यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए कोई एंटिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो कि बिलो गिवन हैं। उन अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग्स करती है। तो हमारी फर्स्ट अथॉरिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी फोरम। IASB के एडवाइजरी ग्रुप में नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड रीजनल बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एडवाइजरी ग्रुप का प्रिंसिपल पर्पस IASB को टेक्निकल एडवाइस और फीडबैक प्रोवाइड करना है। सेकंड पॉइंट IFRS एडवाइजरी काउंसिल। IASB और ट्रस्टीज़ की फॉर्मल एडवाइजरी बॉडी में ऑडिटर्स, प्रिपेयरर्स, एकेडमिक्स, रेगुलेटर्स, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज़ और इन्वेस्टर ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट कैपिटल मार्केट्स एडवाइजरी बॉडीज़। ये IASB का एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के काफ़ी यूज़र्स इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ पॉइंट एमर्जिंग इकोनॉमीज ग्रुप। इस ग्रुप को IFRS के डेवलपमेंट में एमर्जिंग यानी कि ग्रोइंग इकोनॉमी के पार्टिसिपेशन को एनहेंस या इंक्रीज करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया। करंट मेंबरशिप में G20 और मलेशिया की मेंबर कंट्रीज एमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्वॉल्व हैं। फिफ्थ पॉइंट ग्लोबल प्रिपेयरर्स फोरम। यह भी IASB की एक्सटर्नल एडवाइजरी बॉडी है जिसमें IFRS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाली बॉडीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। सिक्स्थ पॉइंट SME इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप। ये IFRS की स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटिटीज़ में इंटरनेशनल अडॉप्शन को सपोर्ट करता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है। सेवंथ पॉइंट कंसल्टेटिव ग्रुप्स। यह ग्रुप्स IASB को एडिशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। IASB नॉर्मली कंसल्टेटिव ग्रुप्स को उसके मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए एस्टेब्लिश करती है ताकि वो उनकी कंसल्टेशन ले सके। अब यह चार्ट में एडवाइजरी बॉडीज़ की हायरार्की दी गई है। सबसे टॉप पे एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव एंड ओवरसी ट्रस्टीज़ यानी कि मॉनिटरिंग बॉडी है जो कि नेक्स्ट अथॉरिटीज़ IFRS फाउंडेशन ट्रस्टीज़ को मॉनिटर करती है। यह फाउंडेशन ट्रस्टीज़ IASB यानी कि न्यू ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करती है जिसमें हर 3 to 5 ईयर्स में 16 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। बट 1 दिसंबर 2016 से यह मेंबर्स 14 ही हो सकते हैं। अब IASB यानी कि बोर्ड की हेल्प के लिए 2 अथॉरिटीज़ एडवाइजरी काउंसिल और इंटरप्रिटेशन कमेटी होती हैं जो IFRS सेट करने में बोर्ड की हेल्प करते हैं। सबसे लास्ट पे वर्किंग ग्रुप्स होते हैं जो बोर्ड की मेजर एजेंडा प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं और कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। So our next and most important topic is note on global convergence। अब कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कन्वर्जेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा इशू किए गए स्टैंडर्ड्स में हार्मनी यानी कि बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी और एफिशिएंसी एनहेंस करने के लिए कॉमन सेट ऑफ
हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपैरेबिलिटी इंश्योर करने में हेल्प हो सकेगी। इससे कंपनीज लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंजॉय कर सकेंगी और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट, इससे अकाउंटेंट्स की बिजनेस में कम बैरियर होने की वजह से फ्री मूवमेंट में हेल्प होगी। नॉर्मली कन्वर्जेंस का यही मीनिंग है कि पूरे वर्ल्ड में एक सेम सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया जाए। अब नीड फॉर कन्वर्जेंस विद IFRS। ग्लोबलाइजेशन होने से वर्ल्ड एक इकोनॉमिक विलेज बन चुका है। ई कॉमर्स के डेवलप होने से एक सिंगल ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम होना ज़रूरी बन चुका है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज उनके बिजनेसेस को वेरियस कंट्रीज़ में एस्टैब्लिश कर रही हैं और ये एंटिटीज़ उनकी कैपिटल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उनकी सिक्योरिटीज़ को डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाकर ग्लोबल मार्केट को असेस कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ भी ओवरसीज़ यानी कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो रही हैं। इन कैपिटल मार्केट्स की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए साउंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। इस कन्फ्यूज़न से ही कैपिटल मार्केट के वर्ल्ड में इनएफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी और कैपिटल मार्केट्स की ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ होने की वजह से सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना ज़रूरी हो गया है। नाउ बेनिफिशियरीज ऑफ ग्लोबल कन्वर्जेंस, यानी कि ग्लोबल कन्वर्जेंस से किन किन पर्सन्स को बेनिफिट होता है। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमी। जैसे मार्केट्स ग्लोबली एक्सपेंड कर रही हैं वैसे ही कन्वर्जेंस की नीड इंक्रीज़ हो गई है। इससे कैपिटल मार्केट्स की एफिशिएंसी ग्रोथ होगी और ये कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करेगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को एनकरेज करेगी और कंट्री में और भी फॉरेन कैपिटल फ्लोज को इनवाइट करेगी। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टर्स को उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो कि रेलेवेंट, रिलायबल, टाइमली और कंपैरेबल हो। कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने से प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से प्रिपेयर की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करने से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, द इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री फॉरेन मार्केट से लोअर कॉस्ट पे कैपिटल रेज कर पाएगी अगर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के माइंड में यह कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दे कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कन्वर्जेंस से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सिंपल हो जाता है और स्टेटमेंट्स को डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करके प्रिपेयर करने से होने वाली कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, द अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। IFRS की कन्वर्जेंस से अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इससे वो अपनी सर्विसेज एज एक्सपर्ट्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में सेल कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिंपल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए उनको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। इससे अकाउंटेंट्स को और भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो सकेंगी अगर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की इंडस्ट्री में प्रैक्टिस के साथ साथ उनकी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में वर्क मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग ग्लोबल कन्वर्जेंस। फर्स्ट पॉइंट, कंपैरेबिलिटी। सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बिगेस्ट एडवांटेज डिफरेंट कंट्रीज़ की
कंपनीज में कंपैरेबिलिटी को एनहेंस करना है। करंटली कंट्रीज़ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। टू पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने से पहले इन्वेस्टर को यह पता लगाना चाहिए कि दोनों कंपनीज में सेम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो। सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने से कंपैरिजन इजी हो जाएगा, जिससे स्मॉल बिजनेस ओनर्स लेसर रिसोर्सेज के साथ भी इन्वेस्टमेंट की इंटरनेशनल ऑप्शंस और कैश मैनेजमेंट को इवेलुएट कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। ग्लोबल कन्वर्जन से कंपनीज के एक्सपेंशन में आने वाले बैरियर्स यानी कि रुकावटें रिमूव हो सकेंगी। IFRS को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो पाएंगी, जिससे बिजनेसेस की इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कंपनीज के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, कस्टमर्स का सप्लायर्स के साथ कॉमन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड होने की वजह से मिलकर बिजनेस करना इजी हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स किसी भी कंट्री में एंटरप्रेन्योर्स के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेंगे। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल अथॉरिटेटिव बॉडी। आज के टाइम हर कंट्री में कई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट कर रही हैं। इसी तरह इंटरनेशनल ग्रुप भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने का काम सिर्फ एक बॉडी के हैंड्स में होना चाहिए, ताकि कंट्रीज़ के रेगुलेटर्स के बीच डिसएग्रीमेंट को रिड्यूस किया जा सके और इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। कुछ कंट्रीज़ में बिजनेसेस को इन स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ को फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस फैक्टर को भी कॉमन IFRS के क्रूशियल यानी कि इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस में मेंशन किया। इससे मेंबर कंट्रीज़ के ना सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में कंसिस्टेंसी आएगी, बट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी कंसिस्टेंसी यानी कि यूनिटी आएगी। इससे मेंबर कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बीच रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। फिफ्थ पॉइंट, एथिक्स। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ और रीजन्स में डिफरेंट कल्चर्स और नॉर्म्स होते हैं, जो कि उस कंट्री के बिजनेस कल्चर में भी शो होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ कंट्रीज़ में बिजनेस में ब्राइबरी यानी कि रिश्वत लेना गलत नहीं समझा जाता, जबकि कुछ कंट्रीज़ में इसे हाईली टैबू ट्रीट किया जाता है, यानी कि इसे प्रोहिबिट किया जाता है, इसे गलत समझा जाता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स के लिए कॉमन या यूनाइटेड कोड ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स सेट करता है, जिससे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कंपनीज के डिस्प्यूट सॉल्व हो पाएंगे और कंपनीज की लीगल गाइडलाइंस फॉलो करने में हेल्प होगी। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उनकी इनपुट को वर्ल्ड के डिफरेंट लीगल अथॉरिटीज़ और प्रोफेशनल्स से लेते हैं, जिससे एक कल्चर के फेवर में नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्स्टेकल्स इन कन्वर्जेंस, यानी कि कन्वर्जेंस में सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या रुकावटों को फेस करना पड़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स। कन्वर्जेंस की सभी स्टेक होल्डर्स को ज़रूरत होती है, फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होने की वजह से वो इससे ऑपोजिट बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, UK एंड US में ज़्यादातर यूज़र्स बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल मार्केट्स पे डिपेंड होते हैं। ऑन द अदर साइड, यूरोपियन कंट्रीज़ में टैक्स अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट को अकाउंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसे डिफ्रेंशिएशन की वजह से डिफरेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स रेगुलेशन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह गवर्नमेंट को नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड प्लानिंग के लिए ज़रूरत होगी, जबकि एम्प्लॉयज़ को उनकी कंपनीज़ को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। यह क्लियरली पता चल रहा है कि कन्वर्जेंस की कई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि
एक सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। प्रोफेशनल को एजुकेट करने के लिए इन फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप्स प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सोनल की कमी होना ग्लोबल कन्वर्जेंस भी एक सीरियस ऑब्स्टेकल है। बहुत से एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट्स अभी भी बुक कीपिंग प्रेफर करते हैं और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में चेंज पसंद नहीं करते। ऐसे अकाउंटेंट्स को पुअरली ट्रेंड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उनकी मार्केट चेंजेस पे पकड़ कमज़ोर होती है और वो बिजनेस वर्ल्ड के चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, एस्केलेरेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। एस्केलेरेशन मीन्स बूस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। कन्वर्जेंस से यूज़र्स की स्पेशली एमएनसीज की ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है। फिर भी शॉर्ट टर्म में ऐसा क्राइटेरिया अडॉप्ट करने से कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, स्पेशली जहाँ पे कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की गई हो। फॉर एग्जांपल, आईएफआरएस को अडॉप्ट करने पर अकाउंटिंग प्रोफेशन का न्यू स्टैंडर्ड के बारे में वेल अवेयर और एजुकेट होना ज़रूरी है। इसी तरह अकाउंटिंग प्रोफेशन के साथ डील करने वाले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी उनके करिकुलम यानी कि सिलेबस को रिवाइज या अपडेट करते रहने की ज़रूरत है। इससे क्लियर होता है कि चेंज लाने के लिए काफ़ी टाइम और मनी की ज़रूरत होती है, जिससे क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल हिंड्रेंस। कुछ कंट्रीज़ उनके अकाउंटिंग रेगुलेशंस का कंट्रोल आउटसाइडर्स को दे देती हैं, स्पेशली जब उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिप्लेस किए जाते हैं, जिससे दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा डेवलप किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने से अनविलिंग क्रिएट होगी। फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ रेगुलेटर्स। आईएएसबी स्टैंडर्ड सेट करती है, उन्हें एनफोर्स नहीं करती। इसका काम सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करना है। इसे किसी नेशनल गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। यह ऑडिटर्स, स्टॉक एक्सचेंज और उसके रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज पे इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस और इंटीग्रिटी के लिए डिपेंड करती है। यहाँ तक कि अगर इन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल अप्रोच पे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो तो भी इंटरनेशनल रेगुलेटर्स की कमी है। सिक्स्थ पॉइंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आईएफआरएस में कन्वर्जन की मेन प्रॉब्लम एसेट और लाइबिलिटी मेजरमेंट में फेयर वैल्यू यूज़ करना है। इस प्रिंसिपल से एसेट्स को अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस तरह आईएफआरएस के अडॉप्शन से स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होगा कि उनकी वैल्यूज़ को बार बार चेंज करने से कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सेवंथ पॉइंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हर कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। इस तरह के डाइवर्स लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करना मुश्किल है। इस तरह कन्वर्जेंस की सक्सेस गवर्नमेंट रेगुलेटर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के कॉपरेशन पे डिपेंड करती है। कंपनीज के इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट पर्सोनल को आईएफआरएस की प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में एजुकेट किए जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।